So, welcome back in this lecture of statistics for data science. So this is the second lecture. फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने लगभग पहले वीक का सारा कंटेंट कवर कर लिया था. तो अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग सेम प्लेलिस्ट से उस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं हमारे चैनल लेट्स लर्न 2.0 पर. एंड वहाँ से आपको स्टैटिस्टिक्स जैन 26 टर्म का लास्ट लेक्चर मिल जाएगा. एंड यहाँ से हम लोग जो लास्ट लेक्चर हमने लगभग लास्ट लेक्चर में हमने 2 चैप्टर कवर कर लिए थे. तो उनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को एक बार देख लेते हैं. तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे कहती है, क्या कहती है पहली प्रॉब्लम? एन एनालिस्ट वांट टू कंडक्ट अ सर्वे फॉर टेस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. बिहार में क्या करना है, एक एनालिस्ट को एक सर्वे कंडक्ट करनी है, ठीक है, मेंटेनेंस की हॉस्पिटल्स की. फॉर विच ही सिलेक्टेड 25 हॉस्पिटल्स रेंडमली फ्रॉम दैट डिस्ट्रिक्ट. आइडेंटिफाई द सैम्पल एंड पॉपुलेशन. तो क्या सैम्पल एंड पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है. तो इसमें से बताओ, सबसे पहले पढ़ते हैं. द पॉपुलेशन इज़ ऑल द हॉस्पिटल इन बिहार एंड द सैम्पल इज़ द हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एक चीज़ ये हो गई. दूसरा, द पॉपुलेशन इज़ ऑल द हॉस्पिटल इन बिहार एंड द सैम्पल इज़ 25 सेलेक्टेड हॉस्पिटल. नहीं, यहाँ पे देखो, एन एनालिस्ट वांट टू कंडक्ट अ सर्वे फॉर टेस्टिंग द मेंटेनेंस ऑफ हॉस्पिटल इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. तो इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है. तो जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पे द पॉपुलेशन इज ऑल हॉस्पिटल इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार एंड द सैम्पल इज 25 सेलेक्टेड हॉस्पिटल इन डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ पे बात किसकी हो रही थी, डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही थी. तो यहाँ पे जो आपकी पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रिक्ट होगी एंड यहाँ पे जो सैम्पल है वो आपका 25 हॉस्पिटल होगा. एंड ऐसा ही कुछ 2, 3, 4, 5, 6 कुछ 7 क्वेश्चन कुछ आपको दिए गए. तो अगर आप लोगों को जो कुछ भी इनसे रिलेटेड डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिएगा. बाकी हम यहाँ टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मेन कंटेंट जो है वो आगे आने वाला है, तो उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है. अब देखते हैं चैप्टर 3 को. यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर 3 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा दिखाई दे रहा है. तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो यहाँ से आपका मीन मोड और मीडियन वाला कॉन्सेप्ट कुछ चालू हो रहा है. तो यहाँ से वो चीज़ देखते हैं चैप्टर 3. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक बार समझ लेते हैं. फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है. अंडरस्टूड सर. अगर ये चीज़ फ्रीक्वेंसी है, लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं. 1 मिनट मैं चेक कर लूँ. ओके, इट्स रिकॉर्डिंग, नो इशू. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ qualitative data is a listing of the distinct value and their frequencies. Each row of a frequency table lists a category along with the number of cases in the category. ठीक है, सिंपल सी बात यह है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की, जैसे मैं कहूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के कितने स्टूडेंट हैं उनकी काउंटिंग करो, तो वो क्या हो गया, फिजिक्स के स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी हो गई. तो सेम चीज़ क्या थी, फिजिक्स के स्टूडेंट की भी, ये भी है, मैं भी हूँ, सब क्या है, फिजिक्स के स्टूडेंट, एक कॉमन चीज़ है. तो वहीं यहाँ एग्जांपल में देखना, जैसे ए बी सी ए डी ए लिखा हुआ है, तो ए एक इंडिविजुअल यूनिट है. फिर ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, देखो ये रिपीट हो रहा है ना. बी कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये रहा. तो उसकी हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, ठीक है. हम उसका नंबर लिखते हैं. तो हमने इस एग्जांपल में देखा कि ए जो है वो यहाँ पे आपका 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है. ए यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, सी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था इस वाले एग्जाम्पल में, एंड डी यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था. टोटल फ्रीक्वेंसी इज 10, ठीक है. अंडरस्टूड सर. अब आगे बात देखते हैं कि ये टेली मार्क क्या है. तो टेली मार्क इज़ नथिंग. टेली मार्क को हम कुछ इस हिसाब से देखते हैं कि हम अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी आपकी 2 है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, तो ऐसे करते हैं. अगर हमें 5 करना है तो इसी को हम ऐसे काट देंगे, जो कि यहाँ पे नीचे आपको कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा इन टेली मार्क्स में. तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि अगर हमें सिंगल फ्रीक्वेंसी, अगर 1 है फ्रीक्वेंसी तो ऐसे हुई, 2 है तो ऐसे हुई, अगर 3 है तो ऐसे हुई, 4 है तो ऐसे हुई. अगर हमें 5वां फ्रीक्वेंसी अगर डिनोट करना है तो वो कैसे, हम ऐसे या ऐसे उनको काट देंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे. तो ये हो गया 5, यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 5. अब अगर 6 से स्टार्ट करना है तो न्यू 1, फिर 2, 3, 4. अच्छा, ये 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये 5 के बाद यहाँ से 6, 7, 8, 9, 10 करना है, लो फिर कट कर दो 10. अब 11 से फिर ऐसे स्टार्ट होगा. तो बस ये सिंपल कुछ नहीं है, टेली मार्क है. तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा. टेली मार्क तो
अब देखते हैं आगे। आगे तो बस सेम एग्जांपल है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, वही सेम टेली मार्क बनाए गए हैं, तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। अब आगे देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ओके चलो देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी टू द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। द रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोटल नंबर्स। अब क्या निकालने की बात हो रही है? रेशियो निकालने की बात हो रही है। रेशियो इज नथिंग, आपको क्या करना है, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी क्या थी? 4 थी। टोटल फ्रीक्वेंसी आपने क्या काउंट करी थी? वो 10 थी। तो आपने क्या किया कि जो आपकी इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी थी, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी जो आपकी थी उसको आपने डिवाइड कर दिया यहाँ पे टोटल से, ठीक है। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपकी 10 है, ठीक है, ये रही 10, और इंडिविजुअल आपकी 4 है। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.4। बस इजीली ये आपका 0.4 यहाँ से आ गया। तो सबको हमने पूरी टेबल में सबको हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी क्या आ गई? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, बस नथिंग। ये और एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, टोटल से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं चार्ट ऑफ कैटेगरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा को, कैटेगरिकल डेटा मैंने आपको बताया था जिसमें कैटेगरीज होती हैं, तो कैटेगरिकल डेटा को हम चार्ट्स के फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? अ पाई चार्ट इज़ अ circle divided into pieces, okay, proportional to the relative frequency of the qualitative data, and it is used to show the proportion of a categorical variable, and a pie chart is a good way to show the one category makes up more than half of the total। अच्छा इजीली समझते हैं, कुछ नहीं है, यहाँ पे देखना, ये एक टेबल थी, एक कैटेगरिकल डेटा था जिसकी हमने फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी काउंट कर ली, यहाँ पे टेबल बना ली, ये फ्रीक्वेंसी रही, तो इसमें से देख के हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब कुछ नहीं करना है, मान लो इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हमने कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया तो कितने से? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? लगभग 40% आ जाएगा। तो ये 40% के आसपास आ गया। वैसे ही हमने इसको कर लिया तो ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये आपका, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, तो टोटल है। अब देखते हैं, उसी बेसिस पे हमने बस एक सर्कल के फॉर्मेट में उसको डिवाइड कर दिया। अब पूरा एंगल क्या होता है? पूरा एंगल जो आपका होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है, जो पूरा एंगल होता है। अब 360 डिग्री का अगर पूरा एंगल है और हमें उसमें से कितना लेना है? हमें उसका क्या लेना है? 40% लेना है। तो जो भी 360 का 40% होगा हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे, उतने ही एंगल पे हम इसे डिनोट कर देंगे, बस ये हमें करना होता है। अब 40% कैसे निकालेंगे? 40% निकालना इज जस्ट नथिंग, 360 इंटू 40 डिवाइड बाई 100 करना है हमको, बस। अब ये एक ज़ीरो, 2 ज़ीरो से एक ये 360 वाला ज़ीरो आपका और ये आपका 40 वाला ज़ीरो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 36 यानी कि 36 इंटू में 4 आप करेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा, जो भी एंगल आया वो ये रहा, बस उसी एंगल में डिनोट कर दिया। बाकी सारे एंगल कुछ इस हिसाब से डिनोट हो गए, सबको अलग अलग कलर दे दिया। तो ये जो सर्कल का रिप्रेजेंटेशन होता है ये पाई चार्ट होता है। तो नाम यहाँ पे रख लेंगे हम लोग कि ये कौन से टाइप का रिप्रेजेंटेशन था, ये हमारे पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन था, बस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बार चार्ट देख लेते हैं। तो बार चार्ट कुछ डेफिनेशन नहीं, सीधा सीधा समझते हैं कि एक्चुअली में बार चार्ट होता क्या है। बार चार्ट इज़ नथिंग, फ्रीक्वेंसी एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना आता है, टोटल से इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते जाओ, यहाँ लिखते जाओ, ये क्या हो गई आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब बार चार्ट क्या है? ABCD था तो हमने ABCD को डिनोट कर लिया, ठीक है, ये हो गया ABCD को डिनोट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिख ली 0, 2, 4, 8, 6। यहाँ पे X में हमने क्या दिखा दिया? ये सारी वैल्यूज़ दिखा दी कैटेगरीज की। बाई में हमने क्या दिखा दिया? बाई में हमने यहाँ पे शो किया है अपना फ्रीक्वेंसी 6, 3, 4, 5, तो ये हमने शो कर दिया यहाँ पे। अब जिसकी जितनी रेंज थी उतना हमने बना दिया। A कितना जा रहा था? 6 तक जा रहा था, तो A 6 तक जा रहा था, तो यहाँ ये 6 तक जा रहा है। B हमारा शायद 3 तक जा रहा था, तो 4 और 2 के राइट मिडिल में जो होगा वो 3 होगा, तो ये 3 हो गया। ये 4 तक जा रहा था C, ये हमारा शायद 5 तक जा रहा था D। तो बस बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन। तो दोनों याद रख लेना
कि पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, दिस इज द पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन, तो दिस इज द बार चार्ट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा पेरेटो चार्ट होता है। पेरेटो चार्ट क्या होता है, पेरेटो चार्ट इज नथिंग, फिर से वही इज नथिंग भैया। तो आगे क्या है, आगे ये है कि देखो पेरेटो चार्ट में हम सारी फ्रिक्वेंसी को कैसे फॉर्मेट में डिनोट कर देते हैं, इस फॉर्मेट में, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी की शॉर्टिंग कर लेते हैं, यानी कि हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ते से घटते क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन भी आपको, व्हेन द कैटेगरीज इन अ बार चार्ट आर सॉर्टेड बाय फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं सॉर्टेड है, हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ते से घटते या घटते से बढ़ते क्रम में लिख लिया। या तो आप सारी फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिनोट कर लें, पहले सबसे बड़ा, 1 मिनट, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद सबसे छोटा, इस हिसाब से कर लें, या फिर आप किस हिसाब से कर लें, या फिर आप उनको छोटे से बड़े क्रम में कर लें। या तो हम पहले बी लिख लेते हैं, फिर सी, फिर डी, फिर ए, या फिर ए डी सी बी, मतलब आप कैसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर रहा, ये डिनोट आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल एक यहाँ पे लिखा हुआ है टी शर्ट वाला, ये आप खुद करके देख लीजिएगा। ये हो गया बार चार्ट ऑर्डिनल डेटा का, और ये हम यहाँ पे हमने दिखाया गया है। अच्छा, मैनी कैटेगरीज जब हो जाती हैं तो क्या कहते हैं, अब बार चार्ट और पाई चार्ट विच टू मैनी कैटेगरीज might conceal the more important categories. In some case, grouping other categories together might be done. Now let's consider the following bar chart with too many categories. Now we have grouping of other categories together as follow. हमने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग कर दी। हम कर सकते हैं ग्रुपिंग क्या, हाँ हम कर सकते हैं ग्रुपिंग। तो हम इनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। जो मेजर कैटेगरीज थी वो हमने ऐसे दिखा दी, यहाँ पे ए बी सी डी जो हमारी थी वो मेजर कैटेगरीज थी, तो उनको हमने यहाँ पे दिखा दिया ए बी सी डी को। अदर था, उन सबको हमने ऐड कर दिया। अदर को क्या किया हमने, सबको ऐड कर दिया, और सबको ऐड करने के बाद ये हमने अदर्स में दिखा दिया। तो ये हमारा काम यहाँ से हो गया है। ओके, अब चलते हैं जल्दी से आगे। वी आर नॉट एक्सक्लूडिंग एनी डेटा। ठीक है भैया, हमने कोई डेटा एक्सक्लूड नहीं किया है क्योंकि हमने सबको ऐड करके यहाँ पे शो कर दिया है। नेक्स्ट में वी हैव अ सिग्निफिकेंट नंबर दैट कम्स फ्रॉम स्मॉलर कैटेगरीज। हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है डेट कम्स फ्रॉम स्मॉलर कैटेगरीज। हम इसको फाइंड कैसे कर लेंगे, इतनी सारी कैटेगरीज थी, सबकी वैल्यूज़ लगभग बराबर थी, तो हम बस उन सबको जोड़ के इस अदर वाले बार से डिवाइड कर देंगे तो हमारे ये नंबर्स आ जाएंगे कितनी कैटेगरीज थी। गुड, अब देखते हैं द एरिया प्रिंसिपल। द एरिया प्रिंसिपल सेज दैट द एरिया ऑक्यूपाइड बाय अ पार्ट ऑफ द ग्राफ शुड करस्पॉन्ड टू द अमाउंट ऑफ द डेटा इट रिप्रेजेंट। अब इसको आसान शब्दों में समझने के लिए हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं सबसे पहले ये मिसलीडिंग ग्राफ, बायोलेटिंग एरिया प्रिंसिपल। मिसलीडिंग ग्राफ क्या है, देखो इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। मिसलीडिंग ग्राफ ये क्यों है, ये ग्राफ इसलिए मिसलीडिंग है क्योंकि अगर इसको हम देख रहे हैं कि ये बेट है या प्राइस है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, ये 150.3 लिखा है, अगर इसको बेट भी मान लें, ठीक है, या फिर हम इसको प्राइस भी मान लें, ठीक है, हम कुछ भी इसको मान सकते हैं, या तो वेट मान लें या इसको हम प्राइस मान लें। हम कुछ भी मान लें तो क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा जो पिलर है वो किसको मिलना चाहिए, जिसका सबसे ज़्यादा बेट या सबसे ज़्यादा प्राइस है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कौन है, कनाडा, बट ये इटली को दिया गया है। तो ये क्या है, मिसलीडिंग ग्राफ है, सिंगल बॉटल बट इतने हाई पे। तो यहाँ कनाडा की जगह, मतलब यहाँ पे इटली की जगह किसको होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था कनाडा को। क्यों, 146.8। अब ये चाहे प्राइस हो चाहे वेट हो, तो ये मिसलीडिंग ग्राफ है। तो ये आपको मिसलीडिंग ग्राफ का कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं, ये रहा कुछ फिगर, इस हिसाब से होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई चार्ट इज़ नॉट डेकोरेटेड, कुछ इस हिसाब से होना चाहिए था, ठीक है। अब देखते हैं वायोलेशन ऑफ एरिया प्रिंसिपल इन अ पाई चार्ट। वायोलेशन क्या है, फिगर 3.7 रिप्रेजेंट। अब फिगर 3.7 ये रहा, ओके। अब देखते हैं, फिगर 3.7 रिप्रेजेंट द पाई चार्ट ऑफ सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोबाइल फोन्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ओके, अब इसमें क्या कहा गया है, अब इस पाई चार्ट में ज़रा देखना, जो 30% ये है, ये 30% इतना बड़ा एरिया ले रहा है, ये 30% इतना छोटा एरिया ले रहा है, ये 15% एरिया जो ले रहा है वो 30% से ज़्यादा है। तो क्या ये सही है, नहीं है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को हमें यहाँ पे
नोटिस करना था, ठीक है। अब मिसलीडिंग ग्राफ, ट्रंकेटेड ग्राफ, तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दी कि वेट के हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ओके। अब यहाँ देखते हैं, द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ वोट्स इन यूएस इलेक्शन, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये तो सही रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब देखते हैं मैनिपुलेटेड बाई एक्सिस, तो यहाँ से हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के लिए आप केवल ये पाई चार्ट तक का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखें। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि हमारे पास आगे क्या है, मिसलीडिंग वाई एक्सेस है, इंक्लूड इंडिकेटेड बाई एक्सेस, ब्रेक, राउंड ऑफ एरर्स, इसके बाद ये टेबल्स, फिर मोड आपको पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ से मेन गेम स्टार्ट होता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, दिस इज़ मोड। यहाँ से फाइनल्स में से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बाइनोडल एंड मल्टी मॉडल डेटा। इसके बाद मीडियन पढ़ेंगे, जो कि आप लोग पढ़ के भी आए होंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे, एंड देन यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो बस हम यहाँ तक पढ़ लेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ तक कवर करेंगे, देन हम चैप्टर 4 को कवर करेंगे। एंड चैप्टर 4 आपका, तो फिर आपकी वीक 2 यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। एंड आप लोग अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में डाउट शेयर कर सकते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले भी नंबर बताया है कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ भेज दीजिएगा। हम अपनी कम्युनिटी का आपके पास एक बार इस वाले कम्युनिटी में मैं अपने ग्रुप का, जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है लेट्स लर्न 2.0 का, वो डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा नंबर है, माय नेम इज़ मयंक, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।